क्या आपका जीवन साथी आपके साथ रहते हुए भी किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गया है? क्या वह अपने सपने, डर और खुशियाँ किसी और के साथ साझा करने लगा है? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर विश्वास टूट भी जाए तो क्या रिश्तों को दोबारा बनाया जा सकता है? आज हम इन्हीं गंभीर सवालों के जवाब तलाशेंगे और हमारे साथ चलेंगी तो ऐसी किताबें जो इस मुश्किल रास्ते में हमें रोशनी दिखा सकती है। हमारी पहली मार्गदर्शक किताब है लियो टॉल्स्टॉय की अमर कीर्ति एना कैरेनिना। इसकी शुरुआत ही एक ऐसी सच्चाई से होती है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सभी सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, हर दुखी परिवार अपने अपने ढंग से दुखी होता है। एना कैरेनिना का दुख शुरू होता है उसके भावनात्मक अकेलेपन से। वह एक ऐसी स्त्री है जिसके पास सब कुछ है, धन, प्रतिष्ठा, एक सम्मानित पति कैरेनिन, एक प्यारा बेटा, पर क्या वह सचमुच सब कुछ है? एना का पति कैरेनिन नियम और औपचारिकता में जीने वाला व्यक्ति है। उसके लिए विवाह एक सामाजिक करार है, भावनाओं का मिलन नहीं। वह एना की भावनात्मक गहराइयों को ना तो समझता है ना ही उनमें दिलचस्पी लेता है। यहीं से पैदा होती है वह भावनात्मक खाई जो धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि उसमें पूरा का पूरा रिश्ता समा जाता है। फिर आता है व्रोंस्की, एक व्यक्ति जो एना को भावनात्मक रूप से देखता है, उसकी बात सुनता है, उसे महत्व देता है। यह वह प्यार और समझ है जिसकी भूख एना के मन में थी। टॉल्स्टॉय यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु दिखाते हैं, भावनात्मक उपेक्षा शारीरिक विश्वासघात का प्रवेश द्वार हो सकती है। एना का व्रोंस्की के साथ संबंध सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं, यह एक गहरी भावनात्मक जरूरत की पूर्ति है। पर इस कहानी का अंत क्या है? समाज से बहिष्कार, अपने पुत्र से बिछड़न और एक ऐसी मानसिक उथल पुथल जो एना को रेल की पटरी तक ले जाती है। एना कैरेनिना हमें 3 बड़ी चेतावनियां देती है। पहला है भावनात्मक अकेलापन खतरनाक है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनात्मक दुनिया में प्रवेश नहीं करते तो वह दुनिया किसी बाहरी व्यक्ति के लिए खुल जाती है। दूसरा है संवादहीनता रिश्ते को खोखला कर देती है। एना और कैरेनिन एक ही घर में रहते हुए भी 2 अलग अलग द्वीपों में रहते हैं, उनके बीच वास्तविक गहरा संवाद नहीं होता। तीसरा है विश्वासघात का मार्ग प्राय विनाश की ओर जाता है। यह किताब हमें दिखाती है कि विश्वासघात से मिलने वाली मुक्ति या उत्साह अक्सर भ्रम होता है जिसकी कीमत बहुत भारी होती है। अब सवाल उठता है, क्या विश्वासघात के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या कोई रास्ता नहीं बचता? यहीं पर हमारी दूसरी किताब डॉक्टर जॉन गॉटमैन की द 7 प्रिंसिपल फॉर मेकिंग मैरिज वर्क हमें आशा और एक ठोस राह दिखाती है। डॉक्टर गॉटमैन ने रिश्तों के विज्ञानी के रूप में दशकों तक हजारों जोड़ों का अध्ययन किया। उनका शोध बताता है कि विश्वासघात रातों रात नहीं होता, यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत 3 चरणों से होती है, जिसका पहला चरण है सम्मान का ह्रास, दूसरा चरण है आलोचना और अवमानना का बढ़ना, तीसरा चरण है भावनात्मक दूरी का बढ़ना और चौथा सार्थक संवाद का बंद होना। गॉटमैन का मानना है कि विश्वासघात के बाद भी रिश्ते को बचाया जा सकता है, बशर्ते दोनों साथी ईमानदारी से प्रयास करने को तैयार हों। उनके सिद्धांतों में कुछ खास तौर पर प्रासंगिक हैं। पहला, प्यार का मानचित्र बनाना, अपने साथी की भावनात्मक दुनिया को गहराई से जानना, उसकी पसंद नापसंद, डर, आशाएं, सपने, चिंताएं, यह जानकारी ही भावनात्मक निकटता का आधार है। दूसरा है सम्मान और प्रशंसा, रोजाना छोटी छोटी बातों में भी एक दूसरे का सम्मान और प्रशंसा व्यक्त करना, यह भावनात्मक बैंक खाते में जमा होता है। तीसरा है भावनात्मक रूप से मुड़ना, जब साथी भावनात्मक रूप से संपर्क बनाने की कोशिश करें तो उसका जवाब देना, इन छोटे छोटे पलों का जमावड़ा ही विश्वास की नींव है। विश्वासघात के बाद पुनः निर्माण के लिए जॉन गॉटमैन 3 आवश्यक स्तंभ बताते हैं। पहला स्तंभ है पूर्ण पारदर्शिता, जिस साथी ने विश्वासघात किया है उसे हर स्तर पर पूरी तरह पारदर्शी होना होगा, कोई रहस्य, कोई छुपी हुई बातचीत, कोई अधूरा सच नहीं चलेगा। दूसरा है निरंतर प्रयाश्चित, विश्वासघात करने वाले साथी को लगातार अपनी प्रतिबद्धता और पश्चाताप दिखाना होगा, यह सिर्फ माफी मांगने से बड़ा है, यह बदलाव के कर्मों में दिखना चाहिए। तीसरा है धैर्यपूर्ण पुनः निर्माण, विश्वास टूटने में एक पल लगता है, बनने में सालों। जिस साथी को ठेस पहुंची है उसे गुस्सा, दुख और अविश्वास के भाव आते रहेंगे। दोनों को इस लंबी और कठिन यात्रा के लिए अपार धैर्य की जरूरत है। इन दोनों किताबों से मिले सबक हम अपने रिश्तों में कैसे लागू कर सकते हैं? यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम हैं। ईमानदार संवाद की शुरुआत, तुम की वजह मैं से बात शुरू करें। मैं अकेलापन महसूस करता हूँ कहना, तुम मुझे अकेले छोड़ देते हो कहने से बेहतर है। दूसरा है भावनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता, रोज कम से कम 20-30 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन एक दूसरे के साथ समय बिताएं, बातें करें और सुनें। तीसरा है पेशेवर मदद लेने में संकोच ना करें, एक प्रयासित मैरिज काउंसलर या
थेरेपिस्ट एक सुरक्षित निष्पक्ष जगह बन सकता है जहां गहरे जख्मों पर बात हो सके। चौथा है क्षमा एक प्रक्रिया है। क्षमा एक पल का निर्णय नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा है। इसमें दर्द, क्रोध और धीरे धीरे स्वीकार होने की प्रक्रिया शामिल है। इस गहन और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने का हमारा उद्देश्य आपके रिश्तों को मजबूत बनाने में एक सार्थक योगदान देना है। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो अनमोल परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही जीवन उपयोगी विषयों पर नियमित वीडियो पाने के लिए यह जरूरी है। हमारी अगली विशेष वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, रिश्तों में एक दूसरे के मानसिक स्वास्थ्य का अनादर। क्या यह एक मौन विश्वासघात है? क्या तुम तो हमेशा नकारात्मक रहते हो, या यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है? जैसे वाक्य भी रिश्तों को तोड़ते हैं। इस जरूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। एना कैरेनिना हमें भावनात्मक उपेक्षा के खतरों से आगाह कराती है, जबकि द 7 प्रिंसिपल फॉर मेकिंग मैरिज वर्क टूटे विश्वास को जोड़ने का एक वैज्ञानिक और संभव मार्ग दिखाती है। अंतिम निर्णय हमारे हाथ में है। क्या हम अपने रिश्तों के बगीचे को सूखने देंगे या फिर मेहनत, संवाद और धैर्य से उसमें फिर से हरियाली लाएंगे? यदि आपको लगता है कि संदेश उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो ऐसी चुनौती से जूझ रहे हैं, तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें आपकी राय में विश्वासघात के बाद रिश्ते को बचाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम क्या होना चाहिए। आपकी बहुमूल्य राय हमारा मार्गदर्शन करेगी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट के लिए आपका हार्दिक आभार। प्रेम बनाए रखें, संवाद बनाए रखें। नमस्कार। जय परिवार, अनमोल परिवार।